अल्पाधिकार बाजार की वो दशा होती है जब अर्थव्यवस्था में या बाजार में हमें बहुत अधिक सेलर्स नहीं मिलते हैं। अर्थात इनकी संख्या क्या होती है, सेलर्स की संख्या लिमिटेड होती है, या लेकिन दो से अधिक होती है, लेकिन बहुत अधिक नहीं होती है। तो इस दशा को हम लोग बाजार में अल्पाधिकार की संख्या दे सकते हैं। ये अल्पाधिकार के अंतर्गत जो सेलर्स की संख्या हो सकती है वो दो से अधिक तो होती है, बट कितनी होती है ये हमको क्लियर नहीं होता है। ये संख्या दैट में भी 2 हो सकती है, दैट में भी 3 हो सकती है, दैट में भी 4 हो सकती है, दैट में भी 5 हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकती है, लेकिन बहुत अधिक नहीं हो सकती। तो अल्पाधिकार बाजार की वो दशा होती है जहां पर सेलर्स की संख्या 2 से अधिक होती है तो कंफर्म है, बट बहुत अधिक नहीं होती है। तो विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक नहीं होती, पहला पॉइंट, बहुत अधिक नहीं होती, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। और दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगभग समरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, लगभग समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। अगर पूरी तरह से समरूप वस्तुओं का उत्पादन होगा तो उसे हम पूर्ण अल्पाधिकार कहेंगे, पूर्ण अल्पाधिकार कहेंगे। जैसे कि आपके पास एल्युमिनियम कंपनी है तो एल्युमिनियम कंपनी सारी कंपनियां सेम बनाएंगी, गोल्ड कंपनियां है जो गोल्ड के सोना है वो भी लगभग सभी जगह समान बनाया जाएगा। तो इस प्रकार पूर्ण अल्पाधिकार वो अल्पाधिकार होता है जिसके अंतर्गत परफेक्ट क्या होता है, पूर्णतया समरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, लगभग लगभग। वही अपूर्ण अल्पाधिकार वो अपूर्ण अल्पाधिकार वो अल्पाधिकार होता है जिसमें थोड़ी बहुत वस्तुएं विभेदीकृत होती हैं। जैसे आपका टायर, गाड़ी का टायर है, ठीक है, एमआरएफ का आप ले लो, चाहे आपका सीएट टायर ले लो, थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है, बट बहुत अंतर नहीं पाया जाता। तो हमने ये क्लियर किया कि अल्पाधिकार एक प्रकार से अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेष दशा होती है जिसके अंतर्गत विक्रेताओं की संख्या 2 से अधिक होती है लेकिन बहुत अधिक नहीं होती है, तथा बहुत अधिक नहीं होती, तथा इनके द्वारा लगभग समरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। और अगर वो पूरी तरह से समरूप वस्तुएं हैं, पूर्ण समरूप वस्तुएं, तो इस प्रकार के अल्पाधिकार को हम लोग पूर्ण अल्पाधिकार कहते हैं। और अगर इनकी वस्तुएं विभेदीकृत है, थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है, तो इसे हम लोग अपूर्ण अल्पाधिकार की संज्ञा देंगे। तो आज हमको ये देखना है कि अल्पाधिकार की बेसिक विशेषताएं क्या होती है, बाजार की वो कौन सी दशा होती है, यानी इसमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, यही हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है, अल्पाधिकार वो बाजार की दशा होती है जिसमें समरूप होमोजीनियस क्वालिटी यानी गुण तथा धर्म में वस्तुएं क्या हो, समान हो, गुण तथा धर्म में वस्तुएं समान हो, अथवा विभेदीकृत भी हो सकती है लेकिन बहुत अधिक डिफरेंस नहीं होता है। बेचने वाली थोड़ी सी फर्में होती है, बहुत कम फर्में होती है, थोड़ी सी फर्में होती है। अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की निश्चित संख्या बता पाना कठिन है कि ये संख्या 2 होगी, कि ये संख्या 3 होगी, कि ये संख्या 4 होगी, ये संख्या 5 होगी, ये बता पाना कठिन है। लेकिन फर्मों की संख्या कम ही होती है, कन्फर्म है, ये 3, 4 अथवा 5 फर्म हो सकती है। इसलिए इसके बीच प्रतियोगिता होती है जिसे हम क्या कहते हैं, कंपटीशन एमंग फ्यू। इसको इंग्लिश में एक वर्ड, बड़ा टेक्निकल वर्ड बोला जाता है, कुछ के बीच प्रतियोगिता, कुछ के बीच यानी द फ्यू, याद रखना, फ्यू नहीं, द फ्यू, यानी कुछ फर्मों के बीच आपस में प्रतियोगिता को हम लोग अल्पाधिकार की संज्ञा देंगे। जब समरूप वस्तु बनाने वाली कुछ फर्में होती हैं तो वो बाजार की दशा अल्पाधिकार की दशा कहलाती है। बाजार में थोड़ी सी फर्में होने के कारण किसी एक को कार्यवाही को प्रभावित कर सकती। जब थोड़ी फर्में हैं तो थोड़ी फर्में हैं तो मार्केट का बड़ा हिस्सा ए फर्म के पास होगा, मार्केट का बड़ा हिस्सा बी फर्म के पास होगा।
मार्केट का बड़ा हिस्सा सी फर्म के पास होगा। अगर ए फर्म चाहे तो मार्केट को प्रभावित कर सकती है, अर्थात अगर ए फर्म ने कोई डिसीजन ले लिया तो बी सी का क्या हो जाएगा, मार्केट प्रभावित होगा। तो इस प्रकार कम फर्में होने के कारण इनके पास पूर्ति का एक बड़ा भाग होता है, और पूर्ति का बड़ा भाग होने के कारण ये पूरे बाजार को प्रभावित कर सकती है। किस्म को शुद्ध अथवा पूर्ण अल्पाधिकार और दूसरे को अपूर्ण अल्पाधिकार। अगर उद्योग में समरूप वस्तु बनाने वाली फर्में हैं तो हम उसको शुद्ध अल्पाधिकार अथवा पूर्ण अल्पाधिकार की संज्ञा देंगे, अगर समरूप वस्तुएं बनाई जाती। और अगर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती इनके द्वारा, हमने बताया ना टायर, एमआरएफ का टायर, तो उसको हम लोग अपूर्ण अथवा विभेदीकृत अल्पाधिकार की संज्ञा देते। एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है यहाँ पर से कि अगर समरूप है, परफेक्ट होमोजीनियस कमोडिटी है, तो बताइए बाजार कैसा होगा। वहीं अगर अर्थव्यवस्था में विभेदीकृत वस्तुएं थोड़ी बहुत बना रही है तो बताइए अल्पाधिकार कैसा होगा। तो आप बोलेंगे अपूर्ण अल्पाधिकार या इसे विभेदीकृत अल्पाधिकार हम संज्ञा देंगे। शुद्ध अल्पाधिकार में ऐसी औद्योगिक वस्तुओं को बनाया जाता है जिनके उत्पादकों में कोई भी विभिन्नता नहीं पाई जाती है। जैसे एल्युमिनियम फैक्ट्री क्या करती है, एल्युमिनियम जो बनाएगी वो कोशिश करेगी शुद्धता उसकी ज्यादा हो, तो आप एल्युमिनियम में बाइफरकेट नहीं कर सकते कि ये किस आपके फर्म से निकल करके आई है। सीमेंट कंपनी में आप देखे होगे, आप बाइफरकेट नहीं कर पाओगे। तांबा फैक्ट्री में आप बाइफरकेट नहीं कर पाओगे। ये क्या होती, शुद्ध अल्पाधिकार की एग्जाम्पल्स हैं। स्टील आपका बाइफरकेट नहीं कर सकते, जस्ता बाइफरकेट नहीं कर सकते। तो ये सारे जो आपने एग्जाम्पल मैंने दिया, ये सारे एग्जाम्पल शुद्ध अल्पाधिकार या पूर्ण अल्पाधिकार के हैं। ये पूर्ण अल्पाधिकार को रिप्रेजेंट करते हैं। वही अल्पाधिकार जो अपूर्ण या विभेदीकृत होता उसके अंतर्गत उपभोक्ता वस्तुएं अधिकतर बनाई जाती है, जैसे कार, ठीक है, ये आपका विभेदीकृत अल्पाधिकार है। सिगरेट, आपका साबुन, आपका टीवी, आपका रबर, आपके टायर। तो इस प्रकार इसे हम लोग विभेदीकृत अल्पाधिकार की संज्ञा देते हैं। अब हमारे पास मेन पॉइंट तो होता है कि अल्पाधिकार की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। एग्जाम में आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन अल्पाधिकार की विशेषता नहीं है, ये आप याद रखना। तो ये विशेषताओं को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हमने ऊपर डिस्कस किया कि अल्पाधिकार बाजार की वो दशा होती है जहां पर कुछ फर्में पाई जाती हैं, कुछ फर्में पाई जाती हैं, इनके द्वारा समरूप या विभेदीकृत वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। समरूप या विभेदीकृत, ये आपने अभी हमने देखा। और दोनों प्रकार की वस्तुएं अल्पाधिकार के अंतर्गत उत्पादन की जा सकती है। समरूप वस्तु का उत्पादन करने वाली फर्म को हम लोग पूर्ण अल्पाधिकार कहते हैं, और विभेदीकृत वर्ग को क्या कहते हैं, विभेदीकृत अल्पाधिकार की संज्ञा, विभेदीकृत अल्पाधिकार की संज्ञा देते हैं। ओके, तो इस प्रकार अभी हमने डिस्कस किया ऊपर कि व्हाट इज ओलिगोपोली। तो व्हाट इज ओलिगोपोली का आप एग्जांपल विथ आप डिफिनीशन के दे सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी मुख्य विशेषता क्या है। सबसे ज्यादा आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम में इसकी विशेषताएं पूछी जाती हैं। पहली विशेषता, ये फर्में क्योंकि समरूप वस्तुओं को बनाती हैं इसलिए ये परस्पर निर्भर पाई जाती हैं। परस्पर इसमें निर्भरता बहुत ज्यादा होती है, आपस में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। अगर एक फर्म क्या करती है, विज्ञापन के माध्यम से अपनी वस्तु को प्रूफ करती कि मेरी वस्तु गुण तथा धर्म में अच्छी है, तो परिणाम स्वरूप सारे ग्राहक इस ए फर्म की तरफ भाग जाएंगे। तो मजबूरी में बी फर्म को भी विज्ञापन के माध्यम से अपना प्रोडक्ट की क्वालिटी बतानी पड़ती है, और सी फर्म को भी डिसीजन विज्ञापन के द्वारा लेना पड़ता। तो ए इतनी अधिक डिपेंड होती कि ए फर्म द्वारा कोई भी उत्पादन संबंधी लिया गया डिसीजन, निर्णय, उत्पादन संबंधी लिया गया निर्णय बी फर्म को
अपना डिसीजन सोचने के लिए मजबूर कर देती है तथा सी फर्म को भी अपना डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर देती है। तो इस प्रकार अगर कोई एक्टिविटी ए फर्म द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही, प्रत्यक्ष कार्रवाई का मतलब होता है विज्ञापन द्वारा अपने प्रोडक्ट का प्रचार करना, ये प्रत्यक्ष कार्रवाई है। अगर ये प्रत्यक्ष कार्रवाई कोई अपनाता है तो बी सी फर्मों को मजबूर होकर के उन एक्टिविटी को अपनाना पड़ेगा, नहीं तो बी और सी फर्में अपने ग्राहक को खो देगी। तो इस प्रकार क्या होता, ए फर्म द्वारा कोई चाल चली जाती, चाल चलने का मतलब कोई स्ट्रेटजी बनाई जाती है ग्राहक को अपनी तरफ आकर्षित करने का, तो बी फर्म को प्रति उत्तर देना होगा, सी फर्म को प्रति उत्तर देना अनिवार्य होगा, नहीं तो ये दोनों फर्में अपने ग्राहक को खो देंगी। क्लियर है? तो इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा पाई जाती है। ए फर्म की प्रत्यक्ष कार्रवाई या चाल का जवाब बी फर्म और सी फर्म को देना अनिवार्य होता है, नहीं तो बी फर्म सी फर्म अपना बाजार लगातार खोती चली जाएंगी। आप देखते होंगे कि एयरटेल, आप देखते होंगे जियो एक प्लान को रिवीजन करता है कि नहीं मेरे अंतर्गत आप 90 दिनों का प्लान 600 रुपए में ले सकते हैं, तो दूसरा कंपनी को तुरंत डिसीजन करना पड़ता है कि मुझे भी 90 दिन का एक प्लान निकालना होगा। अगर एयरटेल ने एक दिन का टैरिफ वाउचर निकाला है, एक दिन का उसने डेटा वाउचर निकाला है, तो अदर कंपनी सोचती है कि एक दिन का ये प्लान हो सकता है इनका सक्सेस हो जाए, ग्राहक कहीं एयरटेल के पास सारे न चले जाए, तो जियो को, आपका वीआई को, इनको प्रति उत्तर में कुछ ना कुछ इसी के नियर अबाउट प्लान अपना निकालना पड़ता है। तो आप मार्केट में देखते होंगे कि जब एक कंपनी एक प्लान को लॉन्च करती है तो दूसरी कंपनी भी अपने प्लान को लॉन्च कर देती है। क्यों? क्योंकि नहीं तो वो इंटरडिपेंडेंसी होती है और अपना बाजार खो देती है। इसलिए एक फर्म द्वारा कोई चाल या रणनीति, इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में स्ट्रेटजी बोलते हैं, रणनीति बोलते हैं, इसको प्रत्यक्ष कार्रवाई बोलते हैं। प्रत्यक्ष कार्रवाई वो कार्रवाई होती है जो हम लोग मार्केट में करके देखते हैं। या अगर एयरटेल ने अपना बैनर, एक शानदार बैनर मार्केट में निकाला कनेक्टिंग इंडिया का, या कोई अदर ऐसा, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरी कंपनी को अपना कोई इस प्रकार का स्टेटमेंट निकालना होगा ताकि वो लोग अपने ग्राहक को खो ना सके। तो इस प्रकार इंटरडिपेंडेंसी अल्पाधिकार के अंतर्गत बहुत ज्यादा पाई जाती है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत इतनी अधिक इंटरडिपेंडेंसी नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार हमारे पास ये क्लियर हो जाता है कि इंटरडिपेंडेंसी अल्पाधिकार की एक मुख्य विशेषता होती है, अल्पाधिकार मुख्य विशेषता होती है, तथा अल्पाधिकार के अंतर्गत एक दूसरे पे फर्म लगभग पूर्ण रूप से निर्भर करती है, और एक फर्म की आर्थिक चाल दूसरे फर्म की आर्थिक एक्टिविटी को प्रभावित करती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है, लेकिन वही मैंने कल आपको पढ़ाया था, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये लोग विभेदीकृत वस्तुएं बनाती है। तो विभेदीकृत वस्तुएं बनाती है, तो अगर फेयर एंड लवली कंपनी अपने में कोई ऐसा डालती है कि 7 डेज में निखार आ जाता है, तो दूसरी कंपनी को अपना डिसीजन नहीं लेना पड़ता। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को प्रभावित नहीं कर पाता, वहां पर इंटरडिपेंडेंसी इतनी अधिक नहीं पाई जाती। ये बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी चीज, क्योंकि सभी फर्में लगभग समरूप वस्तुओं का निर्माण करते हैं, समरूप वस्तुओं का सभी फर्में निर्माण करते हैं, इसलिए इन फर्मों द्वारा, यानी ओलिगोपोली फर्में सबसे ज्यादा लागत विज्ञापन पर, यानी सबसे ज्यादा खर्च विज्ञापन पर करते हैं। क्यों? सभी कंपनी का उत्पाद समरूप है, अतः ए फर्म ये चाल अपनाती है कि मेरे पास ग्राहक ज्यादा आ जाए, बी फर्म चाहती है मेरे पास ग्राहक ज्यादा आ जाए, सी फर्म चाहते हैं मेरे पास ग्राहक ज्यादा आ जाए, डी फर्म कहते हैं मेरे पास ग्राहक ज्यादा आ जाए, ई फर्म कहते हैं मेरे पास ग्राहक ज्यादा आ जाए। तो इस प्रकार सारी फर्में क्या होती हैं, चाहती हैं कि मेरे पास ग्राहक आ जाए, और इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को अब कैसे लोगों को खरीदने देंगे, तो इसके परिणाम स्वरूप वो लोग विज्ञापन का सहारा लेते हैं, और विज्ञापन के माध्यम से आपको अपने प्रोडक्ट की तरफ
आकर्षित करते हैं, और जब ए विज्ञापन पर बढ़ाता है तो बी भी विज्ञापन बढ़ाता, सी भी विज्ञापन बढ़ाता, डी विज्ञापन बढ़ाता। इस प्रकार विज्ञापन के माध्यम से क्या हो जाता है, आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है और अपना प्रोडक्ट बेचती है। देखिए, आपको मैं एडवर्टाइजमेंट का इंपॉर्टेंस बता दूं कि आपने देखा होगा, आपके यहाँ फल मंडी होगी, फल मंडी में सुबह सुबह जब ट्रक आता है तो ट्रक केले लेकर के आता है, ठीक है। ट्रक सभी ठेले वालों को केले समान रेट में देता है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक केले वाला है, ये भी इस ट्रक वाले से लिया कितना, मान लीजिए केला लिया 20 रुपी दर्जन। बी फर्म ने क्या लिया, इसने भी लिया 20 रुपी दर्जन, क्योंकि जब मंडी से केले उतरते हैं तो सारे ठेले वाले उनसे क्या पे एक ही रेट में केले ले लेते हैं। अब देखिएगा मार्केट में ये रणनीति कैसे अपनाते हैं, आपको देखिए कैसे अपने केले के पास बुलाते हैं, आपको कैसे मार्केट में अपने पास अट्रैक्ट करते हैं। ये देखिए, इनको हम आपको बताते हैं कि स्ट्रेटजी बताते हैं। देखिए, पांचों फल विक्रेता जो केले और सेब मान लीजिए 2 फल लेकर के आपने ठेले पे रखते हैं, और दोनों ये पांचों विक्रेता लाइन से मार्केट में खड़े, ओके। अब आप मार्केट में जाते हो, कोई पर्सन है, एक पर्सन है जो मार्केट में जाता है, वो एक केले वाले के पास जाता है और वहीं से देखता है कि बी द्वारा जो केले का बिक्री की जा रही है, सी फर्म द्वारा जो सी ठेले द्वारा केले का बिक्री की जा रही है, सभी की लगता है दूर से क्वालिटी समान है। तो वो यहीं पर केले वाले से क्या पूछ लेता है कि भैया क्या रेट आपने इसको लगाया, आपने केला या सेब क्या रेट लगाया। तो उसने आंसर दिया कि मैडम आप मुझसे 30 रुपए दर्जन ले सकते हो, यही बोलेगा, क्योंकि 20 रुपए में उसने परचेज किया। तो जब आप गुण धर्म में बी को, सी को, डी को देखते हो, ई को देखते हो, तो वो क्या करते हैं कि वो अब ये पांचों ठेले वाले भी वही रेट लगाएंगे जो रेट 30 रुपए इसने लगाया। तो ये पर्सन सोचता है कि मैं क्यों जाऊं बी के पास, सी के पास, डी के पास, ई के पास। अब देखिए, यहीं पर देखिए ओलिगोपोली की कंडीशन जनरेट हो गई। ए फर्म, बी फर्म, सी फर्म, डी फर्म, ई फर्म सभी समरूप वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। अब देखिए, ई फर्म एक चाल चलता है, चाल क्या चलता है, इसने चिल्लाया कि 20 रुपए दर्जन केले, ये चिल्लाता, वहीं से आप देखना केले वाले फल वाले बहुत तेज चिल्लाते हैं, 20 रुपए दर्जन ले जाओ, तो चिल्लाया। ए पर्सन बड़ा सरप्राइज हुआ, ये 20 रुपी क्यों दे रहा है, ई फर्म 20 रुपी क्यों दे रही है, जबकि ए फर्म के पास वही केले हैं, वो 20 में ना दे करके 30 में देख रहा। तो ए पर्सन अपना डिसीजन लेता, क्यों ना मैं ई के पास जाऊं। ई के पास जब जाता है तो पूछता, भैया आपने अभी आवाज दिया 20 रुपी दर्जन, तो ई फर्म कहती है बगल में कुछ सड़े केले या खराब केले रखे रहते, पुराने केले, जिनको जो 1 दर्जन होते, कहते हैं ये आपके 20 रुपी दर्जन है, ये वाले तो 30 रुपी है। अब ये पर्सन क्या करता, ये लौट करके ए के पास नहीं जाएगा। इसने देखिए, ई ने अपनी चाल द्वारा इस पर्सन को जो ए के पास खड़ा था उसने बुला लिया, ई ने अपने पास, और कुछ सड़े केले या खराब केले को उंगली दिखाते हुए कहता कि आप सर इन केलों को ले सकते हो 20 रुपी दर्जन, बट ये जो फ्रेश केले हैं ये तो 30 रुपी होंगे। अब ये पर्सन सोचता, मैं क्यों किसी के पास जाऊं, यहीं से वो केले खरीद लेता। तो देखिए, ई ने जो स्ट्रेटजी अपनाई, क्या चिल्लाकर कम रेट बोलने, भले उसके पास वो रेट के केले हो या ना हो, वही स्ट्रेटजी डी अपनाएगा, वही स्ट्रेटजी सी अपनाएगा, वही स्ट्रेटजी बी अपनाएगा, ताकि मार्केट को प्रभावित कर सके। तो ये जो इनके द्वारा चिल्लाने की प्रक्रिया है, ये यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है, ये यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है। लेकिन बड़ी फर्में क्या करती हैं, टीवियों में चिल्लाती हैं, ठीक है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाती। तो यहाँ पर विज्ञापन जन्म तथा मरण का कारण भी हो सकता है, याद रखना। अल्पाधिकार की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि एडवर्टाइजमेंट पर ये फर्में हाई कॉस्ट करती है। आप देखना कि एयरटेल, वीआई, आपका जियो, इनके बैनर हर हफ्ते लगभग बदलते रहते हैं ना, क्यों, क्योंकि ये ग्राहक को अट्रैक्ट करते हैं। और अल्पाधिकार के अंतर्गत जिस फर्म ने एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को कटिंग के चक्कर में एडवर्टाइजमेंट बंद कर दिया, वो मार्केट से भी फिसल जाएगी, वो मार्केट से श्योर फिसल जाएगी। अभी आपके दिमाग में कई मोबाइल कंपनियां चली होंगी, लेकिन आज देखिए नोकिया आपने भूल गए लगभग, क्यों, एडवर्टाइजमेंट बंद।
आपके पास कुछ कम्युनिकेशन कंपनी थी, टेलीनॉर, आप भूल गए, ठीक, एडवर्टाइजमेंट बंद, उसी दिन से हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जन्म और मरण का कारण कहलाता है। इसलिए अल्पाधिकार जो होता है, ये प्रोफेसर बॉमेल ने कहा था कि अल्पाधिकार में एडवर्टाइजमेंट जन्म तथा मृत्यु का कारण होता है। इसी से कोई कंपनी जन्म ले लेती है और इसी से कोई कंपनी मृत्यु में चली जाती है। तो बॉमेल का स्टेटमेंट वास्तव में सार्थक है कि अल्पाधिकार में एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बेस्ट कॉस्ट होती है और यही सबसे बड़ी कॉस्ट होती है, यही फर्म को जीवित रखती है। क्लियर? नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं कंपटीशन। अल्पाधिकार के अंतर्गत प्रतियोगिता बहुत ज्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि लगभग समरूप वस्तुएं सब लोग उत्पादन करते हैं, परिणाम स्वरूप आपस में प्रतियोगिता बहुत ज्यादा करते हैं और ये लोग क्या करते हैं, प्रतियोगिता के अंतर्गत अपने प्रोडक्ट को विज्ञापन प्लस ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए घर पहुंचाने जैसी सुविधाएं भी प्रदान करने लगते हैं। कौन? अल्पाधिकारी वर्ग। तो अल्पाधिकार के अंतर्गत याद रखिएगा, काउंटर, अगर ए ने कोई चाल चली तो बी उसका उत्तर देने के लिए सदैव तैयार रहेगा और सी उसका उत्तर देने के लिए और सदैव तैयार रहेगा। तो एक ही चाल का, एक ही स्ट्रेटजी का बी और सी बहुत सीरियसली केयरफुली देखते हैं और उसका प्रति उत्तर बहुत जल्द देते हैं। इसी को कहते हैं बाजार में प्रतियोगिता की उपस्थित होना। अगला पॉइंट है बैरियर्स टू एंट्री फर्म्स, फर्मों का प्रवेश तथा बहिर्गमन निषेध होना। फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन पर निषेध होना। इसमें अल्पाधिकार के अंतर्गत, ओलिगोपोली के अंतर्गत हाई इन्वेस्टमेंट होता है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा निवेश होता, इन्वेस्टमेंट होता, जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी फर्म बाजार को छोड़ करके नहीं जा सकती। आज जियो ने मार्केट बनाया है और कितने करोड़ लागत की उन्होंने टावर लगाए। अब ये बाजार में इतना अधिक इन्वेस्टमेंट कर दिया है कि इनको इस बाजार से एग्जिट करना नामुमकिन हो गया। ठीक है, लेकिन दूसरी कंपनी जियो के साथ, मान लीजिए जियो, एयरटेल आपका अदर कंपनी है, इसके साथ नई कंपनी जब नई मार्केट में आती है तो उसको एंट्री करना भी बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इतना आपको कम से कम 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एक बार करना होगा, तब जाकर के आपको कुछ ना कुछ अर्न मिलेगा। तो इतना इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता एक नई कंपनी के पास नहीं होती है। नया बाजार बनाने के लिए उसको बहुत अधिक एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा अगर कोई नई कंपनी आती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति लगभग एक सिम कार्ड रखे है और उसके पास एक नंबर है, उसको उस नंबर से हटाना और दूसरे नए नंबर की तरफ आकर्षित करना एक नई फर्म के लिए बहुत मुश्किल का काम होता है। इसलिए अल्पाधिकार के अंतर्गत कोई फर्म ना तो प्रवेश कर पाती है और ना ही एग्जिट हो पाती है, निकल पाती है। इसका एकमात्र रीजन होता हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, उच्च निवेश लागत होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पाधिकार में कोई फर्म प्रवेश नहीं कर पाती। ओके, अगला है आपका लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक रूपता का अभाव। एक रूपता का अभाव, याद रखना, एक रूपता का अभाव का मतलब होता है कोई भी फर्म ओलिगोपोली की समान साइज में नहीं पाई जाती, समान आकार में नहीं पाई जाती। किसी फर्म का आकार बड़ा होता है तो किसी फर्म का आकार छोटा होता है, तो इसके अंतर्गत लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है, अर्थात किसी भी फर्म का आकार समान नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि मार्केट में पकड़ कितनी है, उसके अनुसार इसका साइज निर्धारित होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है डिमांड कर्व। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया कि अल्पाधिकार के अंतर्गत मांग वक्र कैसा होता है, मांग वक्र कैसा होता है, सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखिएगा, अल्पाधिकार के अंतर्गत जो मांग वक्र होता है वो वास्तव में अनिश्चित होता है।
मांग वक्र अनिश्चित होता है। और जब हम इसको बहुत अधिक और क्लियर करते हैं तो ये पता चलता किंक्ड डिमांड कर्व, आपका KINKED, किंक्ड डिमांड कर्व पाया जाता है, अर्थात विकुंचित मांग वक्र पाया जाता है, विकुंचित मांग वक्र पाया जाता है। ये क्या है? नया मांग वक्र हो गया। ये कौन सा मांग वक्र हो गया? ऐसा मांग वक्र जिसकी एक से अधिक ढाल हो, ऐसा मांग वक्र जिसकी एक से अधिक ढाल हो, अर्थात उस मांग वक्र में मुड़ाव बहुत अधिक हो, उसमें परिवर्तन बहुत अधिक हो, इसीलिए इसको कहते हैं अनिश्चित मांग वक्र। अल्पाधिकार के अंतर्गत जो भी मांग वक्र होता है वो अनिश्चित होता है, और मुड़ा हुआ मांग वक्र होता है जिसको हम लोग मुड़ा हुआ मांग वक्र भी कहते हैं, मुड़ा हुआ मांग वक्र कहते हैं। तो आइए देखते हैं विकुंचित मांग वक्र कैसे बनता है और क्यों होता है। बाजार में दो फर्में हैं, ठीक है, ए फर्म है और आपकी बी फर्म है, दो फर्में बाजार में। ए फर्म का प्रोडक्ट की मांग की लोच डी है, जो कि लोचदार है। आप देख सकते हो लोचदार है। लोचदार क्यों है? क्योंकि मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन मांग में बहुत अधिक परिवर्तन लाएगा। अगर मूल्य में, प्राइस में थोड़ा परिवर्तन हो तो डिमांड में, मैं ये एरो के साइज से बता रहा हूं, ये मांग में, मूल्य में थोड़ा परिवर्तन मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन लाएगा। इसका एरो मैंने बड़ा बना दिया। अगर मूल्य में थोड़ा परिवर्तन होता है तो मांग में बड़ा परिवर्तन होगा। ये क्या होता है? लोचदार डिमांड करता है। वही बी फर्म है आपका, पहले ए फर्म को डिस्कस कर लेते हैं। ए फर्म में मान लीजिए प्राइस आपका OP1 है, OP1 प्राइस है, ये आपका प्राइस है, तो उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन आपका OQ1 है, OQ1 उत्पादन है। और अगर मूल्य बढ़ करके P2 हो जाता है तो आप देख सकते हो कि मांग घट करके Q2 हो जाती है, तो मूल्य में 10% का परिवर्तन मांग में 20% का परिवर्तन लाया। तो अर्थात जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता है उस अनुपात से मांग में परिवर्तन ज्यादा होता है। यह कहलाता है आपका लोचदार मांग। प्रत्येक अल्पाधिकारी फर्मों की मांग की लोच अलग अलग होती है। तो ए फर्म की मांग की लोच क्या है? DD है। वही बी फर्म की मांग की लोच क्या है? ये D1 है, और यहां पर ये बेलोचदार है, बेलोचदार है। अभी मैं एग्जांपल आपको दूंगा। अर्थात इसमें मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन, OP1 परिवर्तन मांग में आपका पास कम परिवर्तन लाएगा। देखिए मूल्य में परिवर्तन कितना हुआ? 20% का। मूल्य में परिवर्तन कितना हुआ? 20% का। और मांग में परिवर्तन कितना हुआ? मात्र 10% का। तो जब अर्थव्यवस्था में मूल्य में परिवर्तन ज्यादा हो और मांग में थोड़ा परिवर्तन है, मैंने एरो सिंबल से दिखाया परिवर्तन की दर को, तो मांग में परिवर्तन कम हो तो इसे बेलोचदार मांग वक्र कहेंगे। आप बताओ, एग्जाम्पल मैं देता हूं हल्द्वानी। हल्द्वानी में जियो की सिम लोचदार है। जियो जो यूजर्स हैं वो लगभग हर घर में मुझे मिल जा रहे हैं। अगर जियो अपना प्लान रेट कम कर देता है तो शायद ग्राहक की संख्या हल्द्वानी में ज्यादा बढ़ जाती है और एयरटेल की संख्या कम पाई जाती है। ठीक है, यदि वहीं अगर आप पहाड़ की बात कर लो, पहाड़ की बात कर लो, तो पहाड़ में जियो के ग्राहक कम पाए जाते हैं। अर्थात जियो की मांग क्या होती है? वहां पर बेलोचदार होती है, और पहाड़ में एयरटेल की संख्या ज्यादा पाई गई। आप डेटा को एनालिसिस कर लेना, आपको उत्तराखंड का डेटा पता चल जाएगा कि प्लेन एरिया में जियो ने मार्केट ज्यादा बनाया है, एयरटेल ने मार्केट कम बनाया है। बट पहाड़ क्षेत्रों में एयरटेल ने मार्केट ज्यादा बना दिया है और जियो ने मार्केट कम बनाया। तो अगर आप, अब एक व्यक्ति है जो हल्द्वानी में, एक व्यक्ति रहता है, वो उसको हल्द्वानी में भी रहना है और कुछ दिनों के लिए अपने पहाड़ में घर में भी जाना है, होम में भी जाना है। तो अब आप आंसर दो कि वो कौन सा सिम कार्ड यूज करेगा, वो कौन सा सिम कार्ड यूज करेगा?
तो आप कहोगे इट विल बी डिपेंड अपॉन वो कहां पर ज्यादा रहता है। अगर वो हल्द्वानी में ज्यादा रहता है तो वो जियो सिम यूज करेगा, 2-4 दिन घर जाता तो एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अगर वो घर पर ज्यादा रहता है तो एयरटेल सिम लेकर के हल्द्वानी आ जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो काम चला लेगा। तो इस प्रकार एक जगह पर एक एरिया में जियो का मार्केट लोचदार है तो दूसरी जगह पर वो बेलोचदार हो जाता है। पहाड़ में जियो लोचदार है तो एयरटेल बेलोचदार हो, पहाड़ में आपका एयरटेल लोचदार है तो जियो बेलोचदार हो जाता है। तो इस प्रकार एक विशेष एरिया में एक प्रोडक्ट विशेष रूप से पॉपुलर होता है। अब ये दोनों फर्में एक साथ मार्केट में काम कर रही हैं तो दोनों फर्मों की मांग वक्र को चलो मिला दिया जाए। भाई टेलीकॉम कंपनी में दोनों फर्में काम कर रही हैं, एक फर्म सप्लाई कर रही है ज्यादा सप्लाई ज्यादा कम, लेकिन ये दोनों साथ ए फर्म और बी फर्म एयरटेल और जियो दोनों एक साथ हल्द्वानी में सर्विस दे रही है, तो दोनों के मांग वक्र को एक ही बाजार में आप रखो। तो जब मैंने एक बाजार में दोनों के मांग वक्र को रखा तो मुझे कुछ इस प्रकार का मांग वक्र प्राप्त हुआ। एक बाजार ए फर्म का मांग वक्र जो लोचदार था वो डीडी था और दूसरा बी फर्म का मांग वक्र था जो आपका बेलोचदार था वो डीडी1 था। ठीक है, मान के चलते हैं कि आपका ये वाला जियो का मैंने हल्द्वानी मार्केट डिस्कस किया, ये आपका जियो है और ये आपका एयरटेल है। ठीक है, सपोज था। अब हम क्या करते हैं, दिस इज माई ओनली एग्जाम्पल, आप इसको सीरियसली डेटा मत ले लेना, मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूं कि जियो का जो मार्केट है मान लीजिए कि वो हल्द्वानी में लोचदार है, लोग ज्यादा पसंद करते हैं। जियो एक बार बहुत ज्यादा पसंद किया गया था, फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल तक दिया था सर्विस ना, लोगों के अंदर पॉपुलर हो गया था। लेकिन पहाड़ के जो लोग थे बड़े नाराज थे कि हमारे यहाँ जियो ने नहीं दिया था, तो 1 साल तक फ्री सर्विस मिली, यानी पूरी तरह से उसने मार्केट को लोचदार मार्केट को पकड़ लिया, जो अभी तक मार्केट को पकड़े हुए। लेकिन एयरटेल ने मार्केट पहाड़ में सर्विस दी तो पहाड़ के लोगों ने जियो को रिप्लेस नहीं किया, तो बेलोचदार थी। तो देखिए 2 प्रकार के मांग वक्र थे, इसी प्रकार के और भी मांग वक्र हो सकते हैं क्योंकि 1-2 से अधिक फर्में ओलिगोपोली के अंतर्गत पाई जाती। अब देखिए अगर मैं कहूं कि मुझे इतना सर्विस लेना है, OQ1 सर्विस लेना है, तो आप बताओ कौन से रेट पे लोगे? इस रेट पे Q1 ए रेट पे आप लेना पसंद करोगे कि Q1 बी रेट पे? अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आपको OQ1 वस्तुएं चाहिए, OQ1 वस्तुएं चाहिए, आप हल्द्वानी में ज्यादा रहते हो, पहाड़ में कम रहते हो, आपको OQ1 वस्तुएं चाहिए, तो बताइए किस एक का रेट आपको ये है, इतनी ही वस्तु का OQ1 वस्तु का एक का रेट Q1 ए है और दूसरा प्रोडक्ट जो होता है, दूसरी कंपनी जो अपना प्रोडक्ट बेच रही है वो Q1 बी बेच रही है, तो बताइए किस रेट पे लेंगे? तो आप कहेंगे सर अमूमन बात है कि जब सेम वस्तु है, 10 यूनिट वस्तु है, मान लीजिए 10 यूनिट को एक फर्म दे रही है 10 रुपए में, दूसरी फर्म 12 रुपए में दे रही है, तो हम क्यों महंगे रेट पर जाएंगे, हम कम वाले रेट को ले लेंगे। क्लियर है ना? आपका ये लॉजिक रहेगा कि सर वो वस्तु जो 10 क्वांटिटी वस्तु अगर कोई फर्म 10 रुपए की दे रही है और दूसरी फर्म 12 की दे रही है तो मैं 12 पे क्यों जाऊंगा, अगर वही वस्तु है, समरूप वस्तु है। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो आपका एक प्राइस है P1, दूसरा प्राइस है P2, तो आप सर कहोगे कि मैं P1 प्राइस पर ही उस वस्तु को लूंगा जब वस्तु समरूप है। अगर आपको हल्द्वानी में क्या होता है कि मान लीजिए बहुत अच्छी सर्विस मिल जाए उसी रेट पर, तो आप क्या करेंगे, कम रेट पर, तो आप जियो को ले लेंगे। तो आप कहोगे कि मैं इस मांग वक्र पर न रह करके मैं इस मांग वक्र पर रहना पसंद करूंगा, इस मांग वक्र पर रहना पसंद करूंगा। क्लियर है ना? तो आप ये जो लाइट ब्लू है, ये इस लाइट ब्लू मांग वक्र को पसंद करोगे जो कि लोचदार है, ये लोचदार मांग वक्र पे आप रहना पसंद करोगे। क्लियर है ना? अब मान लीजिए आप आ जाते हो पहाड़, सपोज दैट अब आ जाते हो आप पहाड़, और पहाड़ पर आने के बाद आपके पास फिर से 2 मांग वक्र का ऑप्शन रखा जाए। एक मांग वक्र डीडी है जियो का और दूसरा एयरटेल का है, और एयरटेल का आपका ये एयरटेल का है, और जियो में कभी नेटवर्क रहता है कभी नेटवर्क नहीं रहता, एयरटेल में 24 घंटे नेटवर्क रहता है, लेकिन ये आपका हल्द्वानी में नहीं काम करता है, सपोज दैट। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे कि
आपको इतनी वस्तुएं पहाड़ में चाहिए, कितनी ओक्यू वस्तुएं पहाड़ में चाहिए, समरूप वस्तुएं, तो एक रेट आपका ए है, क्यू ए, और दूसरा रेट क्या है, क्यू बी है। क्लियर है? तो इस प्रकार आप कहोगे कि मैं एक कम रेट वाली वस्तु को लूंगा, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर कहता है कि अगर समान वस्तुएं, ये समान वस्तुएं मुझे P1 रेट और P2 रेट पे मिल रही है, तो मैं कम रेट में क्यों ना लूं। तो अर्थात वो कहना चाहता है ग्राहक कि मैं काली वाली मांग वक्र पे काम करूंगा, अर्थात बेलोचदार मांग पर मैं अपना इस्टेब्लिशमेंट कर लूंगा। अर्थात पहाड़ का ग्राहक कहता है कि मैं यहां से लेकर के यहां तक डिमांड कर, जो ब्लैक कलर की दिख रही है, इस ब्लैक कलर की मांग वक्र पे रहूंगा, ऊंचे प्राइस इस पे मैं नहीं रहूंगा। ऊंचा प्राइस क्यों हो गया यहाँ जियो का, कि जियो का सिम लेने के बाद, जियो का सिम लेने के बाद पहाड़ में नेटवर्क मान लो नहीं आता, तो आपका पैक 600 रुपए वाला क्या हो जाएगा, पैक एक्सपायर हो जाएगा। अर्थात उससे मैंने सर्विस भी नहीं लिया और ज्यादा मूल्य मैंने भुगतान कर दिया। लेकिन एयरटेल में यह है कि कम से कम जितना मैंने लिया उससे मैंने क्या किया, अपना वर्क तो कर लिया। तो इसलिए पहाड़ के लोगों ने डिसीजन लिया कि एक काम करते, जिसका नेटवर्क नहीं रहता उस सिम को हम क्यों ले, भले वो सिम सस्ती मिल रही है, हमको जो 24 घंटे यूज आए उस सिम को लेंगे। तो उन्होंने ब्लैक डिमांड कर, जो यहाँ पे D1 डिमांड करवाए, जो एयरटेल की डिमांड करवाए, उस पर रहना उसने पसंद किया। ठीक है, अब देखिए हल्द्वानी के लोगों ने यहाँ पे पसंद किया कौन सा, ये डिमांड करो जियो का, कि जियो इज द बेस्ट। क्यों जियो बेस्ट है, इसके अंतर्गत प्लान अच्छे आ जाते हैं, सस्ते प्लान मिल जाते हैं, बट वहां पे एयरटेल थोड़ा सा महंगा हो जाता है। तो उन्होंने, देखिए पहाड़ के लोगों ने एयरटेल को एक्सेप्ट किया और प्लेन के लोगों ने एक्सेप्ट किया जियो को। तो यानी एक मांग वक्र आपकी ये बन जाती है। आगे हम चलते देखते हैं, एक आपका ये डिमांड कर्व है एयरटेल का, ये ब्लैक से मैंने एयरटेल को दिखाया है और आपको मैंने ब्लू से दिखाया है आपका जियो का। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर हल्द्वानी में जो आपका है या प्लेन एरिया में है, वहां पर लोग ये ब्लू कलर के, जो लाइट ब्लू कलर का, इस मांग वक्र पर चलना पसंद करते हैं और ये आपका लोचदार मांग वक्र है। देखिए इसकी ढाल कम है, इसकी ढाल कम है। ठीक है, वहीं क्या होता है कि जब पहाड़ पर हम लोग आते हैं तो ब्लैक डिमांड कर्व पर लोग चलना पसंद करते हैं। तो ब्लैक डिमांड कर्व जो होता है, ये जो आपको रेड मैंने शेडेड पार्ट से दिखाया, ये पहाड़ के लोगों का डिमांड कर्व है। पहाड़ के लोगों ने कहा कि हम इस डिमांड कर्व पे काम करेंगे। तो एक बाजार में एक फर्म की मांग वक्र लोचदार हो सकती है, दूसरे फर्म की डिमांड जो होती है वो बेलोचदार होती है। तो इस प्रकार दोनों फर्मों की जो मांग वक्र होती है, दोनों फर्मों की मांग वक्र वो क्या करती है अर्थव्यवस्था में, इन दोनों फर्मों की मांग वक्र, क्योंकि दोनों फर्में एक साथ काम करती हैं, इसलिए दोनों फर्मों की मांग वक्रों को जोड़ करके हमको जो हमारे पास जो डिमांड कर्व प्राप्त होता है, जो हमको मांग वक्र प्राप्त होता है, वो मांग वक्र हम क्या कहलाएंगे, उस मांग वक्र को हम लोग किंक डिमांड कर्व कहेंगे। और किंक डिमांड कर्व में लोचदार एक पार्ट होता है और दूसरा पार्ट बेलोचदार पार्ट होता है, तथा जहां पर ये मांग वक्र मुड़ा हुआ होता है वहीं पर मूल्य का निर्धारण हो जाता है, तथा उतनी यानी ओक्यू वस्तु हम परचेज करेंगे तथा उसका मूल्य ओपी रहेगा। साथ ही साथ अल्पाधिकार के अंतर्गत कोई भी फर्म मूल्य में परिवर्तन करना पसंद नहीं करेगी। अगर किसी फर्म ने मूल्य को बढ़ाया तो देखिए मूल्य बढ़ाने के परिणाम स्वरूप उसका मूल्य कितना हो जाएगा, P1। तो जिस अनुपात में वो मूल्य बढ़ाएगी, देखिए 10% मूल्य बढ़ाएगी, तो उससे ज्यादा उसके ग्राहक उसको छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए कोई भी फर्म मूल्य बढ़ाने के लिए नहीं कदम उठाएगी। और कोई भी फर्म प्राइस को अगर डिक्लाइन करती है, तो देखिए प्राइस को अगर डिक्लाइन करती है तो प्राइस देखिए यहाँ पे 20% डिक्लाइन करती है और मात्र उसकी डिमांड बढ़ती है कितनी, 10%। तो उसका टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो मूल्य कम करने से फर्म को नुकसान हो जा रहा है और मूल्य को बढ़ाने से नुकसान हो जाता है। इसलिए अल्पाधिकार के अंतर्गत मूल्य सदैव स्थिर होता है। अल्पाधिकार के अंतर्गत मूल्य सदैव स्थिर होता है, अर्थात मूल्य में परिवर्तन नहीं होता है।
केवल उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है। आप दोनों कंपनी को देख लेना, वो लोग टैरिफ वाउचर को चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं अपनी लागत के अनुसार। रोज न्यूज़पेपर में आप देख रहे होंगे, टेलीकॉम कंपनियों की लागत बढ़ी, परिणाम स्वरूप कंपनियां अपनी रेट बढ़ा सकती है लेकिन रेट नहीं बढ़ाती हैं। कारण ये होता है कि उनको अपने ग्राहक खो देने का भय बना रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास अल्पाधिकार के अंतर्गत कुछ मांग वक्र इस प्रकार होता है, दैट इज डी1। डी1 पार्ट आपका किसका है? बेलोचदार। और ये तो यानी ये आपका लोचदार मांग वक्र प्लस बेलोचदार मांग वक्र दोनों एक साथ पाया जाता है। इसीलिए इस प्रकार के मांग वक्र को हम लोग अनिश्चित मांग वक्र की संज्ञा देते हैं। और अल्पाधिकार के अंतर्गत आपको किंक किंक मतलब मुड़ा हुआ मांग वक्र, मुड़ा देखिए इस पॉइंट पर मुड़ा हुआ, और जिस पॉइंट पर अर्थव्यवस्था में किंक डिमांड कर मुड़ा हुआ होता है वहीं पर मूल्य निर्धारित होता है। और यहाँ पे मांग की मूल्य लोच शून्य होती है। एग्जाम आईएएस में पूछा गया था, किंक पॉइंट पर मांग की मूल्य लोच कितनी होगी? शून्य होगी, यहाँ पर जीरो होगी। और यही किंक पॉइंट पर ही मूल्य क्या होता है आपका निर्धारित होता है। और अल्पाधिकारी फर्में कभी भी मूल्य से छेड़खानी नहीं करती। एग्जाम में दूसरा आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया, अल्पाधिकार के अंतर्गत फर्में क्या निर्धारित करती है? तो आप कह देना कभी भी मूल्य नहीं निर्धारित करती है। कौन? पूर्ण प्रतियोगिता भी थी, पूर्ण प्रतियोगिता भी अपनी वस्तु का मूल्य निर्धारित नहीं करती थी। केवल अल्पाधिकार के अंतर्गत मात्रा का निर्धारण किया जाता है, मूल्य पर कोई भी फर्म डिसीजन नहीं लेती, नहीं तो उसके ग्राहक खो देने का भय बना रहता। तो लास्ट या फाइनली मैं कह सकता हूं कि अल्पाधिकार बाजार की वो दशा होती है जहां पर कुछ विक्रेता होते हैं जो समरूप वस्तु का, लगभग समरूप वस्तु का उत्पादन करते हैं तथा बाजार मांग वक्र अनिश्चित पाया जाता है। अनिश्चित क्यों होता है? क्योंकि ये डिमांड कर, किंक्ड डिमांड कर होता है। इस पॉइंट को किंक्ड कहते हैं, KINKED, किंक्ड डिमांड कर पाया जाता है, जिसका ऊपरी भाग लोचदार तथा निचला भाग बेलोचदार पाया जाता है। और किंक पॉइंट पर मांग की लोच शून्य होती है तथा इसी पर मूल्य का निर्धारण होता है। और कोई भी फर्म मूल्य में परिवर्तन करना पसंद न करके अन्य स्ट्रेटजी क्या बची? एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अपने ग्राहक को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। यही ओलिगोपोली है। ठीक है, तो ओलिगोपोली आपका, एक मिनट, ओलिगो क्या हुआ है? किंग डिमांड। हाँ, किंग डिमांड कर पाया गया इसमें। यस सर। सर मुझे ये किंग डिमांड का मैं शुरू से ही प्रॉब्लम है, मतलब मुझे कभी ये कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझ में आया, और आज क्लास भी मेरी बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट होती रही। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो इसको अभी एक होता है, इसको जो